Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next session in theory of computation. हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को देख रहे हैं, बट उसके पहले यूजुअल नोटेशन से शुरू करेंगे. टीओसी इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड करस्पॉन्डिंग कन्वर्टर. एंड किसी भी लैंग्वेज को जब आप स्टडी करते हो तो उसका ग्रामर स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. पिछले कुछ सेशन में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज अबाउट रिप्रेजेंटिंग द लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल नोटेशंस ऑफ ग्रामर, जहां पे हम लोगों ने ग्रामर का रिप्रेजेंटेशन देखा 4 टपल्स के साथ NTPS, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल्स एंड स्टार्ट सिंबल. उसके बाद हमने चॉम्स्कीज हायरार्की देखी कि ऑल फॉर्मल लैंग्वेजेस का ग्रामर को कैसे डिवाइड किया है. फिर कंसेंट्रेट किया सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ग्रामर, दैट इज रेगुलर ग्रामर, जिसको डिवाइड होते हुए देखा 2 टाइप्स में, राइट लीनियर ग्रामर एज वेल एज लेफ्ट लीनियर ग्रामर. एंड उसका इक्विवेलेंस हम लोगों ने देखा विद रिस्पेक्ट टू फाइनाइट ऑटोमाटा. नो, आज के सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर. But before looking into the simplification process of the grammar, let me tell you why do we need this? पहले need of simplification देखते हैं, और इस ग्रामर का इंक्लूजन हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहां पे करना है ये पहले समझने की कोशिश करेंगे. एंड वंस यू नो व्हाई ऑफ एनीथिंग, देन डेफिनेटली यू कैन अप्रिशिएट दैट एंटिटी वेरी नाइसली. जब आपको पता चलेगा कि सिंप्लीफिकेशन का जरूरत क्या है, and then you will really enjoy the process of working across simplification. And there are most of the time the question comes on simplification of the grammar, right? पहले देखते हैं what is the need of this process. Let's move into the details. Now we know that हम लोग डिस्कशन करे जा रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, and once you are able to write certain things according to syntactical issues in programming language, आपका प्रोग्राम लिखा हुआ चेक कर रहा है कंपाइलर. If I'm talking about C and C++ as well as Java, right? Okay, so compiler must be able to understand. पहले वो टोकनाइजेशन कर रहा है and it is applying the all grammar के rules onto your statements that you have written, and if it is not having in proper syntax, then compiler will generate an error. तो कैसे पता चलेगा कंपाइलर को कि आपने दिया हुआ प्रोग्राम, आपने लिखा हुआ सेंटेंस, आपने लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन एक प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं. कंपाइलर के अंदर किसका इंक्लूजन होना चाहिए? ग्रामर का इंक्लूजन होना चाहिए. कंपाइलर मस्ट बी एबल टू नो कि कौन सा ग्रामर इस स्टेटमेंट्स के ऊपर अप्लाई करना है. जब भी हम लोग कंपाइलर के अंदर ग्रामर को इंक्लूड करेंगे, अगले कुछ सेशन में उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्री डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड टू इंक्लूड द ग्रामर इनटू द कंपाइलर. बट अभी के लिए जब भी आप किसी ग्रामर का कंपाइलर में इंक्लूजन करने की सोच रहे हो, तो दैट पर्टिकुलर ग्रामर मस्ट बी फर्स्ट सिंप्लीफाइड. नेक्स्ट, वो जो ग्रामर है वो नॉर्मलाइज होना जरूरी है, एज वेल एज दैट पर्टिकुलर ग्रामर मस्ट बी एम्बिग्यूटी फ्री. मतलब वो ग्रामर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. So these are the further 3 topics that we supposed to discuss while studying the grammar. क्योंकि ultimately अपना सोच ये है कि इस ग्रामर को किसके अंदर इंक्लूड करें? कंपाइलर के अंदर. तो ही ये कंपाइलर अपने सोर्स कोड को प्रॉपर ढंग से देख के कन्वर्ट कर सके इनटू व्हाट? करस्पॉन्डिंग इंटरमीडिएट कोड और फाइनल ऑब्जेक्ट कोड, राइट? तो यहां पे इंक्लूड होने वाला ग्रामर सिंप्लीफाइड होना चाहिए. दैट मस्ट बी इन अ नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, दैट मस्ट बी एम्बिग्यूटी फ्री, सो दैट आपका जो कंपाइलेशन का प्रोसेस है एक स्टिपुलेटेड एक्सेप्टेड टाइम फ्रेम में खत्म हो, राइट? इन चीजों का जरूरत है. इसमें सबसे पहले इस सेशन में हम लोग कंसंट्रेट करेंगे कि ग्रामर का सिंप्लीफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, right? And what are the different issues about this simplifications of the grammar, right? Now, grammar ka simplification, it's a very step-by-step process.
and it is well defined process. So उसमें पहला स्टेप है, we are going to remove removal of epsilon production करेंगे, right? Okay, we know that epsilon move मतलब without receiving any input symbol we are moving from one state into one another state, right? So this particular epsilon production अगर ग्रामर में है and वो ग्रामर आपका कंपाइलर के अंदर अगर आ गया तो आपका कंपाइलर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकता है विदाउट एनी रीजन, एंड दैट्स व्हाई द फर्स्ट थिंग इनटू सिंप्लीफिकेशन इज हम लोगों को ग्रामर से इप्सिलॉन के प्रोडक्शंस को हटाना है। कैसे हटाएंगे ये तो प्रोसेस के बाद पता चलेगा, बट द फर्स्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ इप्सिलॉन प्रोडक्शन। सेकंड स्टेप इन दिस सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस कम्स, जब आप किसी ग्रामर से इप्सिलॉन प्रोडक्शन को हटाते हो तो उसमें कुछ यूनिट प्रोडक्शन नाम का एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, सो उसको भी हम लोगों को रिमूव करना पड़ता है। सो रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन ऐसे करेंगे, यूनिट प्रोडक्शन, ये अपना रहेगा सेकंड स्टेप। सो ग्रामर के रूल से यूनिट प्रोडक्शन के रूल्स को रिमूव करेंगे, कैसे करना है ये तो देखने ही वाले हैं, बट स्टेप फर्स्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ इप्सिलॉन प्रोडक्शन, देन रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस, एंड लास्ट टू दैट जब ये दोनों प्रोसेस करेंगे तो ग्रामर को चेक करेंगे कि आर देयर सम यूजलेस सिंबल्स अवेलेबल इन द ग्रामर, right? So this is again a very interesting process. So the third step comes is removal of useless symbols, right? Okay, तो अभी इप्सिलॉन प्रोडक्शंस क्या है, यूनिट प्रोडक्शंस क्या है, यूजलेस सिंबल क्या है, ये इंडिविजुअली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बट द स्टेप ऑफ सिंप्लीफिकेशन, दीज आर द थ्री स्टेप्स। फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ इप्सिलॉन प्रोडक्शन, उसकी वजह से कुछ यूनिट प्रोडक्शन जनरेट हो सकते हैं, so removal of those unit production, followed by before applying or before giving that grammar for next process we are going to check whether that grammar has got some useless symbol, तो उनको भी remove कर लेंगे, right? So this is the three step process for making simplification of any of the grammar in theory of computations, right? So पहले चलेंगे हम लोग removal of epsilon productions। तो let us say like what does epsilon production means, right? कोई symbol, for example, if certain symbol is generating epsilon for us, then that particular production is known as, that production rule is known as epsilon production, right? epsilon production। तो यहां पे ये चीज जानने की जरूरत है कि हम लोगों के लिए ग्रामर के अगर कुछ रूल्स दिए हुए हैं, ये बहुत ध्यान से सुनना है। अगर ये बात आपको पता चल गई तो यू विल एंजॉय द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इप्सिलॉन प्रोडक्शन, जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस है, राइट? तो पहले अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, इफ वी आर एबल टू फॉर्म द लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल अपने पास कुछ ग्रामर है, एस प्रोड्यूसेस ए बी, राइट? ए प्रोड्यूसेस ए एंड इप्सिलॉन, ऐसे कुछ है, एंड बी प्रोड्यूसेस बी एंड इप्सिलॉन, ऐसे कुछ ग्रामर अपने पास है, राइट? तो इस ग्रामर में हम लोगों को चेक करना है कि लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में इप्सिलॉन एक्सेप्टेंस है या नहीं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये ग्रामर को ध्यान से देखते हैं तो एस प्रोड्यूसेस ए बी, ए को रिप्लेस कर सकते हैं विथ इप्सिलॉन, बी को रिप्लेस कर सकते हैं विथ इप्सिलॉन, सो यहाँ पे वर्ड बनेगा इप्सिलॉन इप्सिलॉन एंड व्हाट, फाइनली इप्सिलॉन। सो लैंग्वेज का पहला वर्ड इज व्हाट, इप्सिलॉन। अभी बहुत ध्यान से सुनो, अगर मेरे लैंग्वेज में इप्सिलॉन है, इफ my language consists of epsilon, if epsilon belongs to language, then you can remove epsilon from entire grammar except the start symbol rule, right? Okay, अगर epsilon आपके लैंग्वेज में है तो we can remove epsilon from entire grammar except
एक्सेप्ट एस प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन। हम लोग स्टार्ट सिंबल के रूल से इप्सिलॉन को हटा नहीं सकते अगर इप्सिलॉन अपने लैंग्वेज में है, राइट। सो अगर इप्सिलॉन का लैंग्वेज में इंक्लूजन ही है, लैंग्वेज गोज ऑन एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग विद 0 लेंथ, तो उस केस में आप पूरे ग्रामर से इप्सिलॉन को हटा सकते हैं, पर एक रूल को आप हटा नहीं सकते, दैट इज एस प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन। And the second entity here is if epsilon does not belong to language, अगर आपका इप्सिलॉन लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता, लैंग्वेज में इप्सिलॉन है ही नहीं, तो इप्सिलॉन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम एंटायर ग्रामर, राइट। सो देन we can remove epsilon, we can remove epsilon from entire grammar, राइट। आई होप कि ये चीज अभी पता चला है। हम लोग एनालाइज करेंगे पहले लैंग्वेज में इप्सिलॉन है क्या। अगर लैंग्वेज में इप्सिलॉन है, इफ इप्सिलॉन बिलोंग्स टू अ लैंग्वेज, देन वी कैन रिमूव इप्सिलॉन फ्रॉम एंटायर ग्रामर एक्सेप्ट स्टार्ट सिंबल का रूल। हम लोग उस वहां से उसको नहीं निकाल सकते, राइट। ओके, एंड इफ इप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग टू लैंग्वेज, तो अपना पूरा ग्रामर होगा इप्सिलॉन फ्री। हम लोग पूरे के पूरे ग्रामेटिकल रूल से इप्सिलॉन को हटा सकते हैं। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, राइट। ये अगर आपको पता चले तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। तो रिमूवल ऑफ इप्सिलॉन सिंबल्स में हम लोगों को ढूंढने हैं नलेबल सिंबल्स। नलेबल सिंबल्स, सिंबल्स मतलब नॉन टर्मिनल्स, राइट। ओके, तो अभी नलेबल सिंबल ये क्या चीज है वो देखते हैं, राइट। एंड ये अगर पता चला तो देन द थिंग इज लाइक वी कैन प्रोसीड विथ सम ऑफ द एग्जांपल टू फाइंड आउट हाउ वी कैन गो ऑन रिमूविंग इप्सिलॉन फ्रॉम ग्रामर, राइट। ओके, सो नलेबल सिंबल, यहाँ पे वापस एक ग्रामर लिख रहा हूं, एस प्रोड्यूसेस ए बी, राइट, ए प्रोड्यूसेस ए एंड इप्सिलॉन, B produces B, B and epsilon. If suppose we do have the grammar of this form, right? तो अभी यहां पे एक रूल से तो ये पता चलता है A produces epsilon, A produces epsilon and B produces epsilon, right? जो नॉन टर्मिनल डायरेक्टली इप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो नलेबल सिंबल है, राइट। ओके, सो हियर आई कैन से लाइक A and B are what symbols? Nullable symbol, nullable symbol, right? Okay, and we can say that as they are producing epsilon directly, A के साथ इप्सिलॉन जनरेट हो रहा है, B के साथ इप्सिलॉन जनरेट हो रहा है, दे आर प्रोड्यूसिंग इप्सिलॉन डायरेक्टली, सो यहां पे कहेंगे उसको डायरेक्ट नलेबल, डायरेक्ट नलेबल, राइट। ओके, हाँ, अभी इन दोनों के नल होने की वजह से कोई और सिंबल नलेबल है क्या, नहीं, वो भी चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस प्रोड्यूसर्स ए बी, ये दोनों नलेबल होने के कारण एस प्रोड्यूसर्स इप्सिलॉन, ऐसे चल रहा है, राइट। ओके, सो एस इज आल्सो nullable, nullable symbol, and this is we can say like indirectly nullable, indirect nullable, right. So the step one of this entire process is removal of epsilon production का पहला स्टेप आपको ढूंढने हैं ग्रामर में कि कौन से नलेबल सिंबल है। दो टाइप के नलेबल मिल सकते हैं, एक तो डायरेक्ट नलेबल जिनसे इप्सिलॉन जनरेट हो रहा है, एंड उनकी वजह से अगर कोई और नलेबल हो रहा है तो दैट बिकम्स व्हाट, इनडायरेक्ट नलेबल। एंड फिर उन सिंबॉलिक नोटेशन का इप्सिलॉन के साथ रिप्लेसमेंट करके वी आर गोइंग टू रिमूव द इप्सिलॉन प्रोडक्शंस। वो कैसे करना है ये तो मैं बता दूंगा, राइट। बट दो चीजें मैंने यहाँ पे बता दी है। इफ इप्सिलॉन बिलोंग्स टू लैंग्वेज, वी कैन रिमूव इप्सिलॉन फ्रॉम एंटायर ग्रामर, but we cannot remove the rule S produces epsilon. Second is epsilon does not belong to language, then we can go on removing epsilon from entire grammar, right. And दूसरा चीज, इस प्रोसेस के लिए हम लोगों को ढूंढने हैं नलेबल सिंबल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नलेबल सिंबल, एक तो डायरेक्ट नलेबल हो सकते हैं, दूसरा इनडायरेक्ट नलेबल हो सकता है, राइट। ओके, सो लेट अस ऑब्जर्व द प्रॉब्लम्स, राइट।
and this is the first problem that we are able to get in here, right? Okay, so यहां पे देखो अभी S produces AX, right? X gives me AX, BX and epsilon. यहां पे अगर लैंग्वेज का बात करें हम लोग लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज का पहला वर्ड क्या हो सकता है? A एंड X का रिप्लेस कर सकते हैं इप्सिलॉन से, सो इट बिकम्स A, राइट? ओके, तो यहां पे डू यू एग्री दैट दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज कैनॉट हैव इप्सिलॉन इनटू इट? यस, सो इप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग टू लैंग्वेज. Epsilon does not belong to language. ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन इधर होना चाहिए, राइट? ओके, एंड फिर आप लिख सकते हो as epsilon does not belong to language, we can remove epsilon from entire grammar. तो ये पहला ऑब्जर्वेशन आपने लिख दिया. दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस दैट यू सपोज टू गो, राइट? ओके, सेकंड थिंग इज अभी आपको ढूंढने हैं नलेबल सिंबल्स. तो चलो सेकंड प्रोसेस यहां पे करूंगा. नलेबल सिंबल, x प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन, राइट? ओके, सो x गिव्स यू इप्सिलॉन, पर इस x की वजह से ये s नलेबल हो रहा है क्या? नहीं. सो इसके पहले और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिखता हूं, व्हाट आर द सिंबल्स, what are the symbols available, right? Okay, so symbol is s, symbol is x, right? Okay, and यहाँ पे लिखेंगे x is nullable, right? Okay, and s is not nullable, right? Okay, ये अपना हुआ दूसरा एस्पेक्ट. ध्यान से देखो इसका आंसर कैसे लिखना है. पहले आपको लैंग्वेज बना के चेक करना है कि इप्सिलॉन एक्सेप्टेड है या नहीं. सो इप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग टू लैंग्वेज, सो इस लैंग्वेज से, इस पूरे ग्रामर से हम लोग इप्सिलॉन का कंडीशन को निकाल सकते हैं. देन हम लोगों ने ढूंढा नलेबल सिंबल कौन कौन से है. एक्स इज नलेबल एंड एस इज नॉट नलेबल. अभी जो सिंबल नलेबल है उसका इफेक्ट को निकालना है. मतलब कैसे निकालेंगे, प्लीज सी. पहला रूल लिख रहा हूं मैं यहां पे. फर्स्ट रूल, S प्रोड्यूसेस AX, राइट? ओके, X नलेबल है तो उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट कर देंगे इप्सिलॉन का, राइट? सो दिस गिव्स मी, S gives me A epsilon, and we know that anything with epsilon is anything. So this gives me A. S produces A. तो अभी यहां पे ध्यान से देखो कि अपने पास अभी S के अगेंस्ट दो रूल बनेंगे. This is one rule and this is नलेबल सिंबल का इफेक्ट को निकालने के बाद ये अपने पास बन रहा है सेकंड रूल, राइट? ओके, अभी और एक नेक्स्ट, यहां से भी इप्सिलॉन के इफेक्ट को निकाल देंगे. सो दिस इज x प्रोड्यूसेस AX. ये रूल तो रहेगा, पर अभी यहां पे x प्रोड्यूसेस AX एंड x को रिप्लेस कर देंगे इप्सिलॉन से. सो इट गिव्स मी x प्रोड्यूसेस A, राइट? ओके, तो ये एक रूल अपना लैंग्वेज में रहेगा, राइट? ग्रामर में रहेगा, एज वेल एज इफेक्ट ऑफ नलेबल को निकालने के बाद ये रूल वापस यहां पे रहेगा, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट, हाउ वी कैन गो ऑन रिमूविंग फ्रॉम दिस वन. x प्रोड्यूसेस BX, ये तो रूल अपना ग्रामर में रहेगा. नेक्स्ट वन इज x के इफेक्ट को नलिफाई करते हैं. सो दिस इज x प्रोड्यूसेस BX, ये इप्सिलॉन होगा B epsilon, and I can say like x gives me B, right? Okay, तो ये हुआ अपना और एक रूल, राइट? तो ये ग्रामर जब यहां से इप्सिलॉन प्रोडक्शन हटेगा तो द आंसर आई एम गोइंग टू राइट इट समथिंग लाइक दिस. यहां पे लिख रहा हूं. सो फाइनल ग्रामर विल बी S प्रोड्यूसेस AX और A, ये दोनों लिख दिए. नाउ X प्रोड्यूसेस AX, BX, A as well as B. And ध्यान से देखो, this particular language now does not have epsilon का any rule, right? So जो nullable symbol है, ध्यान से देखो कि nullable symbol का इफेक्ट निकालना मतलब क्या. जो nullable symbol है वो जिस रूल में आ रहा है वहां पे epsilon डाल के बचा हुआ एंटिटी I need to create a new rule, राइट? तो AX में x का सिंबॉलिक नोटेशन इप्सिलॉन डाल दिया एंड नाउ आई गेट अ न्यू रूल एज S produces A. तो इसके इप्सिलॉन के इफेक्ट को निकालना है,
मतलब जहां जहां पे ये नलेबल सिंबल का प्रेजेंस है ग्रामर में, वहां पे इप्सिलॉन डाल के जो बचा हुआ रूल है उसको ग्रामर में ऐड कर दो, राइट। एक बात शुरू में बता देना चाहता हूं कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर मतलब रिडक्शन ऑफ रूल्स नहीं। बहुत लोग ये मान के चल रहे हैं सिंप्लीफाई करना मतलब 10 रूल है तो मैं 5 कर दूंगा। नो, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द ग्रामर, द नंबर ऑफ रूल्स बिकम मोर देन द गिवन रूल्स, राइट। यहाँ पे कितने रूल है? 1 2 3 4, यानी अपने पास अभी बन रहे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये नहीं कि ग्रामर के रूल कम हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि यहां से हम लोगों को उसके इप्सिलॉन के प्रोडक्शंस को निकालना है, बिकॉज you will not tolerate the compiler moving from one state to another state without receiving any input symbol. So that may generate what? Unnecessary activities at compiler level, right? Okay, let's move into the next problem. जैसे जैसे प्रॉब्लम्स देखते जाएंगे, प्रोसेस विल बिकम मोर एंड मोर सिंपल फॉर यू, राइट। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे S produces AXB, X gives me AXB and what? Epsilon. अभी यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखते हो तो इन दिस केस आल्सो आपका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज के वर्ड्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? So this language goes with first word as AB. Why I can say so? X को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इप्सिलॉन से। So यहाँ पे मेरा पहला first observation is epsilon does not belong to language. So epsilon can be removed from entire grammar. Epsilon can be removed from entire grammar. ये आपको लिखना है एज अ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अभी देखो यहाँ पे, अभी देखते हैं कौन सा सिंबल लेवल है। अपने पास सिंबल कौन कौन से हैं? Symbols present, and these symbols are you have S as well as X. उसमें से X gives you epsilon, so आपका ऑब्जर्वेशन X is nullable. नेक्स्ट, अभी X का रिप्लेसमेंट अगर S में कर दिए, एप्सिलॉन का रिप्लेसमेंट यहां पे कर दिया, तब भी यहां पे टर्मिनल्स बचते हैं A एंड B। सो इस वजह से आपका S इज नॉट नलेबल, राइट। ओके, सो S इज नॉट नलेबल, राइट। ओके, सो अभी X नलेबल है तो उसका इफेक्ट को निकालना मतलब जहां जहां पे X है वहां पे नल डाल दो, इप्सिलॉन डाल दो एंड उसको रिमूव कर दो एंड नया रूल बना लो, राइट। ओके, सो आई विल हैव द फर्स्ट रूल एज S प्रोड्यूसेस AXB। ये तो रूल अपना रहेगा ही, राइट। ओके, इसमें से अभी X का नलेबल इफेक्ट को निकालते हैं। कैसे लिखेंगे? S प्रोड्यूसेस AXB, ये नलेबल सिंबल है, सो A एप्सिलॉन B एंड यहां पे होगा S प्रोड्यूसेस AB, राइट। ओके, तो ये हुआ अपना सेकंड रूल टू बी एडेड इन द लैंग्वेज ग्रामर, राइट। ओके, नेक्स्ट इज X गिव्स मी, हाँ भी X गिव्स मी AXB, ये रूल तो रहेगा ही, राइट। नेक्स्ट रूल विल बी S गिव्स मी AXB, X का इफेक्ट को हटाते हैं। अभी जब मैं इसको इप्सिलॉन रिप्लेस करूंगा तो वी नो द रूल, n नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव रिपीटेड एनीथिंग विद इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन विद एनीथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग। सो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा डायरेक्ट रूल, S प्रोड्यूसेस, सॉरी दिस इज S नहीं है, वो X है, राइट। ओके, सो दिस इज X गिव्स मी AXB, X को इफेक्ट को नलीफाई करते हैं, सो X गिव्स मी AB। तो ये रूल भी अपना लाया किसमें? लैंग्वेज में, राइट। ओके, एंड देन द फाइनल रूल लिखेंगे हम लोग। सो फाइनलाइज ग्रामर आफ्टर रिमूवल ऑफ इप्सिलॉन इज S प्रोड्यूसेस AXB और AB and X produces AXB और AB, राइट। तो ये बना सिंप्लीफाइड ग्रामर जहां से अभी इप्सिलॉन निकल चुका है, राइट। ओके, सो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, विल सी। ओके,
रिमूवल ऑफ इप्सिलॉन प्रोडक्शन फ्रॉम दिस ग्रामर, राइट? ओके, सिंबल एक ही है एंड एस प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन। अभी ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में पहला ही वर्ड है इप्सिलॉन, राइट? तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे? इप्सिलॉन, इप्सिलॉन बिलोंग्स टू लैंग्वेज, सो epsilon can be removed from entire grammar except s produces epsilon। ये रूल नहीं हट सकता क्योंकि अपने लैंग्वेज में क्या है, इप्सिलॉन का प्रेजेंस है, राइट? ओके, सो लेट अस सी लाइक व्हाट आर द सिंबल्स अवेलेबल। सो सिंबल्स अवेलेबल आर, मतलब नॉन टर्मिनल अवेलेबल इज ओनली वन, राइट? ओके, एंड वी कैन हैव द कंक्लूजन एज एस इज नलेबल। तो इसके इफेक्ट को हटाना है, मतलब पहला रूल तो इसमें ऐड करेंगे हम लोग, एस प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन, ये तो पहला रूल होगा। सेकंड रूल ये देखो, एस गिव्स मी ए एस, ये रूल भी रहेगा। एंड अभी इसमें एस का इफेक्ट को हटाना है बिकॉज एस इज नलेबल सिंबल। इफेक्ट को हटाना मतलब एस गिव्स मी ए एस, जहां पे नलेबल सिंबल है वहां पे इप्सिलॉन डाल दो एंड इट गिव्स मी एस गिव्स मी ए। तो ये बना और एक रूल। And now the simplified grammar is S produces A, S or A or epsilon। ये हुआ अपना इस प्रॉब्लम के लिए सिंप्लीफाइड ग्रामर विथ रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग वन। यहां पे आप देख पाओगे, राइट? यहां पे अगर लैंग्वेज में एस गिव्स मी ए बी, ए गिव्स मी इप्सिलॉन, बी गिव्स मी इप्सिलॉन, यहां पे पता चलता है आपको कि लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ इप्सिलॉन। सो अपना पहला रूल, इप्सिलॉन बिलोंग्स टू लैंग्वेज, सो इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम, पर्पसली लिख रहा हूं हर बार ताकि आप ये मिस ना करें। इप्सिलॉन बिलोंग्स टू लैंग्वेज, सो इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम all grammar rules except s produces इप्सिलॉन। आप इसको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि आपके लैंग्वेज में इप्सिलॉन है, राइट? ओके, तो अभी यहां पे देखते हैं सिंबल कौन कौन से। सो सिंबल्स अवेलेबल इन दिस आर एस है, ए है, बी है, राइट? ओके, एज एस गिव्स मी इप्सिलॉन, बी गिव्स मी इप्सिलॉन, तो ए एंड बी डायरेक्टली नलेबल, ए एंड बी नलेबल, राइट? यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं डायरेक्ट, राइट? ओके, एंड एस इज नलेबल, यू कैन राइट इट एज इनडायरेक्ट क्योंकि वो ए एंड बी की वजह से इनडायरेक्टली नलेबल हुआ, राइट? ओके, तो अभी इनके इफेक्ट्स को रिमूव करना है। अभी ध्यान से देखो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, राइट? ओके, सो आपको हैप्पीजेडली रिमूवल नहीं करना है, इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस, राइट? ओके, सो इट गिव्स मी एस गिव्स मी इप्सिलॉन, ये तो अपना पहला रूल ऐड हो जाएगा ग्रामर में, राइट? ओके, दूसरा रूल देखते हैं क्या है, एस गिव्स मी ए बी, तो ये रूल तो वैसे ही रहेगा। अभी ए का इफेक्ट को रिमूव करना है तो ए का ही इफेक्ट को रिमूव करेंगे, एक इफेक्ट एट अ टाइम, राइट? सो एस प्रोड्यूसेस ए बी, ए को इप्सिलॉन कर दो तो एस प्रोड्यूसेस बी, तो ये एक रूल ग्रामर में बढ़ गया। नेक्स्ट इज एस प्रोड्यूसेस ए बी, हाँ बी बी इज ऑल्सो अनलेबल सिंबल, सो बी में भी इप्सिलॉन डाल दो, सो इट गिव्स मी एस गिव्स मी ए, राइट? ओके, सो ये रूल इसमें आ गया। सो एस के रूल्स कितने बने देखो, राइट? सो फाइनल ग्रामर जब लिखेंगे तो वी कुड बी एबल टू सी एस प्रोड्यूसेस ए बी और सिंगल ए और सिंगल बी और इप्सिलॉन, ये बने एस के अगेंस्ट रूल। अभी नेक्स्ट, ए गिव्स मी सिंगल ए ए, राइट? ओके, तो वो कैसे लिखना है ऑब्जर्व कीजिए। सो यहां पे ए गिव्स मी ए ए ए, ये रूल तो रहेगा ही। अभी एज द ए इज नलेबल सिंबल, उसके इफेक्ट को रिमूव करना है, सो ए प्रोड्यूसेस
ए अगर यहां पे इप्सिलॉन डाल दिया तो इट गिव्स मी ए प्रोड्यूसेस ए सो ये दिस इज वन मोर रूल फॉर्म, राइट। चाहे पहला ए को इप्सिलॉन कर दो या दूसरा ए को इप्सिलॉन कर दो, राइट, आपको मिलेगा ए, राइट। एंड दोनों भी ए को अगर आपने इप्सिलॉन कर दिया तो यू विल सिंपली एबल टू गेट ए अगर है अपने पास, इन दोनों को इफेक्ट को अगर नलीफाई कर दिया आपने तो दिस बिकम्स ए गिव्स यू ए। सो ये एक और रूल आपके साथ बनेगा, राइट। ओके, सो ए का फाइनल रूल कैसे लिखेंगे? ए प्रोड्यूसेस ए और ए और सिंपल ए। वहां से अभी इप्सिलॉन का रूल हटने वाला है। सिमिलरली वी कैन गो विद writing the rule for what? B also, right? So B gives me B सिंगल B के इफेक्ट को रिमूव करते हैं, सो ये रूल तो रहेगा ही अपना। सिंगल B के इफेक्ट को रिमूव करेंगे, सो B एंड B, चाहे पहला B रिमूव करो या सेकंड B रिमूव करो, यू कुड बी एबल टू रीच टू द रूल एज B एंड B। सो दिस विल बी द वन मोर रूल अवेलेबल इन टू द ग्रामर। और एक दोनों के इफेक्ट को नलीफाई करो, then in that case B produces B, दोनों भी इप्सिलॉन, तो this gives me B and ये रूल ऐड हो चुका है, राइट। ओके, सो अपना फाइनल ग्रामर में यहाँ पे होगा B gives me B और B and single B and what? Simple B. And this is my grammar which does not have epsilon into it, पर एक रूल में अभी भी इप्सिलॉन है, S produces epsilon. Why? Because epsilon belongs to language. You can remove epsilon from entire grammar except S produces epsilon, right? Okay, so I hope कि this is clear. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं क्या है। यहां पे अभी ध्यान से देखो, S gives me A gives me epsilon, B gives me epsilon. ग्रामर को देखते ही पता चलता है A and B are nullable, no issues, right? Okay, S produces A, दोनों भी nullable होने की वजह से S is directly nullable. And S जब भी nullable है तो आप देखोगे कि लैंग्वेज में इस ग्रामर के हिसाब से इप्सिलॉन का एक्सेप्टेंस है, राइट। ओके, सो दिस लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ड एज व्हाट? इप्सिलॉन, राइट। सो we must include which rule? S gives me epsilon इसमें। Why? Because as epsilon belongs to language, we can remove epsilon from what? Entire grammar, except what? Except which rule? Except S produces epsilon, ये रूल को रिमूव नहीं कर सकते हैं, राइट। ओके, फिर सिंबॉलिक नोटेशंस लिखूंगा। सिंबल्स यूज्ड आर, दिस इज S, A, B, A and B आर nullable। ओके, किस हिसाब से? डायरेक्ट वाई? A gives me epsilon, B gives me epsilon, ये रूल है, राइट। ओके, एंड S is nullable, राइट। किस हिसाब से? इनडायरेक्ट। सो एज हम लोगों ने डिसाइड किया कि epsilon belongs to the language, ये रूल हम लोग पहले लिखेंगे। सो S produces epsilon, ये रूल ऐड हो चुका है, राइट। ओके, अभी देखो यहां से मुझे ABA S के अगेंस्ट के रूल्स को बनाना है, राइट। ओके, ऑब्जर्व दिस, S produces ABA, ये रूल तो ग्रामर में रहेगा ही। नाउ S gives me ABA, राइट, तो पहले इस A को हम लोग नलीफाई करते हैं, तो अपने पास रूल बना S produces BA, तो ये रूल इसमें आ जाएगा, राइट। ओके, फिर S produces वापस लिखा मैंने ABA, अभी B इज अ नलेबल सिंबल, B के इफेक्ट को निकालते हैं, सो वी आर एबल टू सी S produces AA, तो ये रूल भी अपना ग्रामर में आ जाएगा, राइट। ओके, अभी ध्यान से देखो, S produces ABA, अभी लास्ट वाले A को निकालते हैं, एंड उस केस में आई कुड बी एबल टू गेट द रूल एज S produces AB, तो ये रूल इसमें आ गया, राइट। ओके,
और कुछ रूल्स बनेंगे क्या? यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखना है। S प्रोड्यूसर्स ए बी ए, अभी हम लोग इन दोनों को नल कर सकते हैं, तो व्हाट इट गिव्स मी, S प्रोड्यूसर्स ए, राइट, ओके। और बी देखो, S प्रोड्यूसर्स ए बी ए, राइट। अगर मैंने इन दोनों को नल कर दिया तो अगेन आई गेट द सेम रूल दैट S गिव्स मी ए। एंड अभी और एक चीज बचता है, इन दोनों को अगर मैंने निकाल दिया तो इस केस में बचता है S प्रोड्यूसर्स बी, राइट। तो इतने सारे रूल्स बने किसके अगेंस्ट? S के अगेंस्ट, राइट। सो एंड प्लीज सी, हैप्पीजार्ड मैं रिमूवल नहीं कर रहा हूं, सिस्टमैटिकली एक एक सिंबल का इफेक्ट को पहले रिमूव किया, फिर दो दो सिंबल के इफेक्ट को रिमूव किया, एंड आई एम एबल टू जनरेट ऑल दिस रूल्स, राइट, ओके। नेक्स्ट विल बी व्हाट? अभी नेक्स्ट रूल अपना ए गिव्स मी ए, वो रूल तो रहेगा ही। अभी ए के इफेक्ट को रिमूव करते हैं तो कैसे होगा? A gives me A, right? This is nullable, so A gives me A. तो ये रूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट, ओके। और कुछ रूल्स होते हैं क्या? यस, B gives me B, B is nullable symbol, तो ये रूल तो रहेगा ही, राइट। सो B gives me B, एंड इसको इप्सिलॉन कर दो तो दैट इज B gives me B, ये रूल भी अपना यहाँ पे आ गया। सो व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स that will be there in the final grammar? तो कैसे लिखेंगे? प्लीज ऑब्जर्व, S produces A B A, then A B A, then we do have B A, then we have A B, B A, A B and A A, right? Okay, A A, then we have A as well as B as well as epsilon. ध्यान से देखो, अगेन यहाँ पे कंक्लूजन करना चाहता हूं, सिंप्लीफिकेशन मतलब रूल का नंबर ऑफ रूल्स को रिड्यूस करना नहीं, राइट, ओके। सो ये बना अपना इसके इतने सारे रूल्स, राइट, ओके। नेक्स्ट इज ए के लिए रूल, ए गिव्स मी ए और ए, अभी यहां से इप्सिलॉन हटने वाला है, एंड दूसरा इज बी प्रोड्यूसर्स बी बी एंड बी, राइट, ओके। सो ये बना अपना इस ग्रामर का equivalent grammar which does not have epsilon production into it, right, okay। और एक एग्जांपल के साथ चलते हैं, प्लीज सी हियर, राइट। थोड़ा सा बड़ा ग्रामर है, एनालाइज करेंगे, राइट। सो यहाँ पे देखने के बाद ये पता चलेगा S प्रोड्यूसर्स ए बी ए सी, राइट। टर्मिनल सिंबल है तो यहां से अभी क्या नहीं हो सकता, लैंग्वेज में इप्सिलॉन आ नहीं सकता, तो इस केस में सो यहाँ पे epsilon does not belong to language, so epsilon can be removed from entire grammar, right, okay। So let us see what are the nullable symbol। B and C nullable है, BC की वजह से A nullable हो चुका है, प्लीज ऑब्जर्व, पर BC की वजह से, AB की वजह से या ABC की वजह से S nullable नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी टर्मिनल सिंबल है। सो यहां पे सिंबल्स लिखेंगे, ज्यादा सिंबल्स है इस ग्रामर में, सो दोज आर S A B C as well as D, right, okay। so out of so many symbols हम लोगों को चेक करना है nullable डायरेक्ट कौन कौन से हैं। B and C is directly nullable, उनकी वजह से A indirectly nullable हो रहा है, right, okay। so this is B and C are nullable, कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में डायरेक्ट, and then we have A is nullable because of what? Indirect nullable, right। I hope कि अभी ये क्लियर, राइट, ओके। अभी रूल्स लिखते हैं, पूरे लैंग्वेज में इप्सिलॉन है नहीं तो इप्सिलॉन का कोई रूल आएगा नहीं, नॉट इवन वी स्टार्ट सिंबल आल्सो। सो एस का रूल लिखेंगे, एस प्रोड्यूसर्स ए बी ए सी, राइट, ओके, दैट इज फाइन। सो ये रूल तो अपना रहेगा ही, पर इसके इसमें ए बी एंड सी आर nullable है तो इनके इफेक्ट को निकाल के नए रूल जनरेट करना पड़ेगा, राइट। सो एस प्रोड्यूसर्स
ए बी ए सी। अभी मैं इस ए को नल करता हूं तो आई गेट एस गिव्स मी बी ए सी। तो ये एक नया रूल आ गया। नेक्स्ट इज एस गिव्स मी, सिंपल प्रोसेस है देखो, इस बी को नल करता हूं तो आई गेट एस गिव्स मी ए ए सी। ये एक नया रूल आ गया। इस सी को लोअर केस क्योंकि ये टर्मिनल सिंबल है, राइट। ओके, नेक्स्ट टू दैट आई डू हैव नेक्स्ट सिंबल एज एस प्रोड्यूसेस ए बी ए सी, राइट। दोनों के इफेक्ट को नल करते हैं, दोनों भी इप्सिलॉन बनेंगे तो एस प्रोड्यूसेस ए सी। तो ये आया अपना और एक रूल, राइट। तो इतने सारे रूल बनेंगे किसके अगेंस्ट? एस के अगेंस्ट। चलो अभी ए के रूल, ए गिव्स मी बी सी, वो रूल तो रहेगा, पर बी एंड सी दोनों भी नलेबल है। एक एक का इफेक्ट को नल करो। चलो बी सी, बी को इफेक्ट को नल किया तो आई गेट सी एंड ए गिव्स मी बी सी। सी के इफेक्ट को नल किया तो आई गेट ए गिव्स मी बी, राइट। ए गिव्स मी बी। तो यहां पे प्लीज ऑब्जर्व वी आर एबल टू गेट दिस थ्री रूल्स अगेंस्ट व्हाट? ए। अभी बी के लिए तो एक ही रूल है, सो दैट इज बी गिव्स मी बी, राइट। हाँ, नेक्स्ट वन इज सी गिव्स मी डी, सी गिव्स मी कैपिटल डी, right? Okay, and D gives me D, so D gives me D, right? Okay, ये अपने रूल्स आ गए। सो फाइनल ग्रामर होगा ऐसे, S produces A B A C, then B A C, then A A C, and then A C, right? Okay, and then A produces B C B C, right? Okay, and then we do have B gives me B, C gives me capital D, and D gives me lowercase d. Please observe. तो इस केस में you could be able to identify कि इन ग्रामर को नलेबल सिंबल्स को लेके कैसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन जनरेट अ सिंप्लीफाइड ग्रामर विच डज नॉट हैव epsilon into grammar, because epsilon is creating hazards in compilation. Epsilon मतलब null move without receiving any input symbol. अगर कंपाइलर एक जगह से दूसरी स्टेट में मूव कर दिया तो it may produce unpredictable results also, right? So सबसे important step in simplification is removal of epsilon symbol, and second step देखने वाले हैं removal of unit production. तो यूनिट प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे करूंगा, पर अगले सेशन में, अगले वीडियो में उसको हम लोग देखेंगे कि उसको रिमूव कैसे करना है। पर यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन मतलब प्लीज सी, ए प्रोड्यूसेस सी, ए प्रोड्यूसेस बी, सी प्रोड्यूसेस कैपिटल डी, मतलब वन नॉन टर्मिनल गिव्स यू अनदर नॉन टर्मिनल, एक सिंगल नॉन टर्मिनल, देन इट इज नोन एज यूनिट प्रोडक्शन। एंड जनरली जब आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो इप्सिलॉन को रिमूव करने का, तो देयर मे बी द चांसेस ऑफ जनरेशन ऑफ unit productions, right? Okay, so this is what is the process of first step in simplification of grammar, that is removal of epsilon productions. And आप को चेक करना है पहले कि epsilon लैंग्वेज में है तो आप S gives you epsilon, ये रूल को रिमूव नहीं कर सकते, बाकी पूरे ग्रामर से epsilon रिमूव होगा। But if epsilon does not belong to language, your grammar will not have even a single presence of epsilon. So very interesting, very simple process, and इस अमेजिंग प्रोसेस को खत्म करते यहीं पे इस नोट के साथ इस सेशन को खत्म करेंगे, एंड अगले सेशन में मिलेंगे विद सेकंड स्टेप ऑफ simplification of grammar. Thanks for the watching. Keep studying. Thank you very much.